मैं अंकिता प्रिया एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में। टुडेज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप ऑफ सेल, मतलब कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हर चीज़ को बांटने का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है, कोई ना कोई बेसिस होता है। तो उसी तरह से कोशिकाओं को उनके केंद्रक की संरचना के आधार पर बांटा गया। तो केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यानी कि प्रोकैरियोट्स में दो टर्म से बना हुआ, प्रो एंड कैरियोन्स। प्रो मीन्स आद्य, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। तो आद्य मीन्स पुरानी, यानी कि जिनका न्यूक्लियस पुराना हो, वेल डेवलप्ड नहीं हो, पूरी तरह से विकसित नहीं हो, पूर्ण विकसित नहीं हो, वैसा कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। यूकैरियोटिक कोशिका जिनका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित हो। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को दो भाग में बांटा गया, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। ठीक है, अभी हम लोग इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वो कोशिकाओं का टाइप्स भी क्लियर हो जाएगा और तुलना भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों का फिगर ड्रॉ किया है, ऊपर है प्रोकैरियोटिक सेल का, नीचे है यूकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहला तो हमने नाम से ही देखा कि आद्य कोशिका है, इसका न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है और प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसमें इसकी बात करते हैं कि जैसे ही ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होगा, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस चूँकि प्रेजेंट है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली जो केंद्रक के चारों ओर होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होगा, एक तो ये पुरानी कोशिका हो गई, दूसरा ट्रू न्यूक्लियस है, वास्तविक न्यूक्लियस जो है वो नहीं है, अब्सेंट है। अगर ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट होगा। अब जब अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अब्सेंट है तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, ये सब कहाँ होंगे, इसमें साइटोप्लाज्म में ही तैरते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में चूंकि केंद्रक वेल डिफाइंड होता है, इसका जगह पहले से पता होता है, तो डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, ये सब जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लियस में ही होते हैं। इसमें पूरे साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसमें न्यूक्लियस में होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंसेस है, ये देख के समझ में आ रहा है कि इसका साइज काफ़ी छोटा है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो सेल का साइज होता है 0 to 10 म्यूएम होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो सेल का साइज होता है वो 5 to 100 म्यूएम होता है। नेक्स्ट डिफरेंसेस है सेल ऑर्गेनेल का। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें ढेर सारे सेल ऑर्गेनेल तैरते होते हैं। तो इसमें से कुछ होते हैं जो बाउंडेड होते हैं और कुछ अनबाउंडेड होते हैं। ठीक है, तो जो बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि झिल्ली वाले सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है कि जैसे कुछ ऑर्गेनेल जो है इसमें भी है, इसमें भी, जैसे राइबोसोम्स। तो इसमें 70S, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S का राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S का राइबोसोम होता है। ठीक है, अगला है क्रोमोजोम। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिंगल क्रोमोजोम होता है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, सिंगल क्रोमोजोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोर देन 1 क्रोमोजोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिंगल क्रोमोजोम, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मोर देन 1 क्रोमोजोम। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि क्रोमोजोम क्रोमोजोम और डीएनए में होता है। तो इसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दोनों का कि कोशिका विभाजन। हमने सेल थ्योरी में पहले ही पढ़ा था कि कोशिका क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है शरीर की, तथा प्रत्येक नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ठीक है, तो जब पुरानी कोशिकाओं से होता है, यानी कि इसी कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, तो इसमें कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन फ्यूजन या बडिंग द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। यानी कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया इसमें किससे, प्रोकैरियोटिक में फ्यूजन और बडिंग के द्वारा, यूकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस की प्रक्रिया से। नेक्स्ट डिफरेंस होता है वैक्यूल का, जो हम लोग स्ट्रक्चर देख करके पता कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वैक्यूल जो होता है एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वैक्यूल जो होता है उपस्थित होता है। नेक्स्ट अब हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया,
एंड साइनोबैक्टीरिया। इसका होता है ऑल लिविंग थिंग, ऑल लिविंग थिंग एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसको हम लोग ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ने 8वीं कक्षा में पढ़ा था, 8वीं क्लास में पढ़ा था कि बैक्टीरिया धरती पर आने वाला सबसे पुराना जीव है। पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा है? बैक्टीरिया। तो वो सबसे पुराना है तो उसमें कोशिका भी सबसे पुरानी होगी भाई। तो सबसे पुरानी कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बैक्टीरिया में होता है, इसीलिए इसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, सबसे पहले आया धरती पे, इसलिए इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग ऐसे कंपेयर करके इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अध्ययन करें तो शायद ज़्यादा क्लियर हो। इसी के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में।